साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय। और इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय को विस्तार से देखेंगे। और मुझे अभी एक कमेंट मिला था कमेंट बॉक्स में कि सर आप सर्वोच्च न्यायालय पर वीडियो बनाइए, तो ये उनकी डिमांड पर वीडियो बनाया जा रहा है। इसको देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कोई प्रश्न आपका अनआंसर्ड नहीं रहेगा, अनुत्तरित नहीं रहेगा। और फिर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊपरी न्यायिक संस्था और संगठन है। और इसका जो उद्घाटन हुआ वो हुआ 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950। इसकी आवश्यकता क्या है? एक तो ये संविधान की रक्षा करने के लिए जरूरी है, संविधान का रक्षक होता है। एक ये संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करता है, संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखता है। और एक मूल अधिकारों की रक्षा करता है, जो हमारे संविधान में, भारत के संविधान में दिए गए, उसकी रक्षा करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो निरंतर परिवर्तित होती रही है। वर्तमान में इसमें कुल 31 न्यायाधीश हैं, जिसमें 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश का पद है। इसकी नियुक्ति की बात करें तो उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और सामान्यतः सीनियरिटी के क्रम में ये नियुक्त किया जाता है। सबसे ज्यादा सीनियर न्यायाधीश होता है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाएगी। और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देने से पहले 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से लिखित परामर्श प्राप्त करेंगे। तो ये 4 सबसे सीनियर न्यायाधीश होते हैं प्लस मुख्य न्यायाधीश होता है। इनका समूह जब न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कार्य करता है तो ये कॉलेजियम कहलाता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जो सबसे सीनियर होता है मुख्य न्यायाधीश उनमें से। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इस कॉलेजियम की सलाह से। मतलब वो मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांगेगा और मुख्य न्यायाधीश इन 4 सबसे सीनियर न्यायाधीशों की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें तो वो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और किसी उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट्स होते हैं राज्य के, या फिर ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। या तो किसी एक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल गुजरात का हाई कोर्ट है, या तो उसमें एक साथ 5 साल की सेवा की हो इसने न्यायाधीश के रूप में, या फिर 2 साल गुजरात में और उसके बाद उसको मान लीजिए असम में लगा दिया, तो फिर 3 साल यहाँ पर कर लिए। तो इस तरह से उसने 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य वो कर चुका हो। ये 2 शर्तें, एक तो भारत का नागरिक हो और एक 5 साल का एक्सपीरियंस। अब इस 5 साल के एक्सपीरियंस का एक और ऑप्शन या अल्टरनेट क्या हो सकता है? वो ये है कि किसी उच्च न्यायालय में अथवा अन्य न्यायालयों में लगातार 10 साल वकालत कर चुका हो। अगर ये 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर कंटिन्यूअसली वो इन हाई कोर्ट्स में या अन्य न्यायालयों में, किसी उच्च न्यायालय में अथवा अन्य न्यायालय में 10 साल तक उसने वकालत की हो। और या फिर पहली शर्त तो ये हो गई 5 साल की, या फिर ये 10 साल वाला हो, या फिर तीसरी शर्त है कि राष्ट्रपति की नजर में वो एक परंपरागत एवं प्रतिष्ठित विधि वेत्ता हो, कानून का जानकार होना चाहिए। इन तीनों में से एक शर्त पूरी होनी चाहिए। भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए नियुक्ति के लिए। उसके बाद बात करें कार्यकाल की, तो
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। इस अवस्था से पहले वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है या सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश को उसके पद से केवल कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही उसकी निर्धारित आयु से पहले हटाया जा सकता है। दो ही कदाचार, दुराचरण या फिर अक्षमता, मतलब वो क्षमता नहीं हो उसमें कार्य करने की, उसका शरीर या किसी कारण से शारीरिक मानसिक रूप से, इन दो आधार पर ही उसे राष्ट्रपति द्वारा 65 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले ही हटाया जा सकता है। वेतन और भत्तों की बात करें तो संसद जो निर्धारित करेगी वो वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिए जाएंगे। इसके अलावा निशुल्क आवास दिया जाएगा और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे, और संचित निधि पर इसका वेतन और भत्ते भारित होंगे, आकस्मिक निधि पर नहीं, संचित निधि से दिए जाएंगे। अब उन्मुक्तियों की बात करें, छूटों की बात करें तो न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों या व्यवहार को लेकर संसद में महाभियोग को छोड़कर, जब महाभियोग लाया जाए केवल तभी कोई टीका टिप्पणी या आलोचना की जा सकती है, अन्यथा संसद में कोई कोर्ट के फैसले या निर्णय पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा, कोई बात नहीं की जाएगी, वरना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, मानहानि मानी जाएगी, कोर्ट का अनादर माना जाएगा। न्यायालय के कार्य संपादन के समय न्यायाधीशों की प्रकृति पर, जब वो फैसला सुना रहे हो, किसी केस को सुन रहे हो, तो उनकी प्रकृति पर आलोचनात्मक टीका टिप्पणी करने पर न्यायालय को उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चलाने का अधिकार है। ये हो जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। अब इसका एक अधिकार होता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह महत्वपूर्ण शक्ति है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसके तहत वह कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करता है। कार्यपालिका कानून के अंदर रह करके नीतियां बना रही है या नहीं बना रही है, उनका पालन कानून के अंदर रह करके कर रही है नहीं कर रही है। व्यवस्थापिका अगर कोई कानून बना रही है तो वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसकी जांच करता है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई न्यायालय। तो यह कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन। उसके अलावा न्यायिक सक्रियता, ये भी एक टर्म होती है जो न्यायालय के संदर्भ में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका मतलब है कि संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जन साधारण के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। जैसे मान लीजिए शहर में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लग रहे हैं और अखबारों में निरंतर आ रहा है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों के द्वारा शिकायतें की जा रही हैं, फिर भी साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया रहा है, बीमारियां फैल रही है, मतलब अनियंत्रित हो रहा है। तो जब कोर्ट को लगे कि कार्यपालिका अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, प्रशासन अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो फिर उसमें कोर्ट ऑर्डर कर सकता है संबंधित नगर निगम को, नगर पालिका को, नगर परिषद को या संबंधित निकाय को या संबंधित अधिकारी को उस कार्य को अपने पद के कर्तव्य का पालन करने का वो ऑर्डर जारी कर सकती है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं ये कहलाते हैं, ये शक्ति जो होती है इस प्रकार की, ये कहलाती है न्यायिक सक्रियता। अब इसके कुछ अधिकार होते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो एक तो संवैधानिक क्षेत्राधिकार, दीवानी क्षेत्राधिकार, फौजदारी क्षेत्राधिकार और विशेष अपीलीय क्षेत्राधिकार। संवैधानिक क्षेत्राधिकार के तहत संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि कोई मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। और यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र नहीं दे तो भी
सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अनुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 145 के अनुसार संवैधानिक व्याख्या से या संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले पर विचार के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। 5 न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए। संविधान की व्याख्या का कोई मुकदमा अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आता है तो। ये तो हो गया इसका संवैधानिक क्षेत्राधिकार अपील का। दूसरा है दीवानी क्षेत्राधिकार। तो अनुच्छेद 133 के तहत आता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकेगी जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है। अगला है फौजदारी क्षेत्राधिकार। तो फौजदारी विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील निम्न परिस्थिति में की जा सकती है: जब किसी व्यक्ति को उन्मुक्ति के आदेश को रद्द करके मृत्युदंड दे दिया हो, या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर उसे प्राणदंड दे दिया हो। जैसे किसी जिला न्यायालय ने कोई निर्णय दिया उसको छोड़ने का अपराधी को, और उससे हाई कोर्ट ने उसको मृत्युदंड दे दिया। इस केस में भी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। या फिर निचले न्यायालय ने, जिला न्यायालय ने, किसी ने कोई निर्णय दे दिया केस में और उसको हाई कोर्ट ने मंगवा करके उसे प्राणदंड दे दिया, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय के विचार योग्य है। उस स्थिति में उसके बाद आता है विशेष अपीलीय क्षेत्राधिकार। ऐसे मामले जो उपर्युक्त विषयों में नहीं आते लेकिन फिर भी उनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है या आवश्यक लगता है, उनमें सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय भारत राज्य की क्षेत्र सीमा में स्थित किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, आज्ञापित दंड या आदेश के विरुद्ध अपील सुन सकता है, लेकिन सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सहित भारतीय संघ के अन्य पदाधिकारियों के चुनाव में उत्पन्न विवादों में भी निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।